बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा जाहिद है और मैं अभी सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में काम कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे सेटअप में, हमारे माशरे में बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है। इसकी दो इकसाम हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 हमारे माशरे में ज़्यादा है, उसके केसेस ज़्यादा हैं। और टाइप 1 जो है वो ऑटोम्यून डिजीज़ है। ऑटोम्यून का मतलब है कि क़ुव्वत जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो अपने सेल्स वो पैंक्रियास के ख़िलाफ़ एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ज़्यादा बात हम टाइप 2 की करेंगे, जैसा कि वो हमारे सेटअप में ज़्यादा कॉमन है। उसकी क्या वजूहत हैं कि वो हमारे सेटअप में ज़्यादा है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स है कि अगर पेरेंट्स में से किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका कभी इम्कान है कि बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो प्रेजेंट होगी। तो उन लोगों को खसूसी तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बढ़ता हुआ जंक फूड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है कि हम लोग जो है आजकल बहुत आराम पसंद होते जा रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी जिस तरह की आज से पहले दौर में हुआ करती थी अब ना होने के बराबर ही रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी जन्म लेती है, जो कि फिर टाइप 2 डायबिटीज़ में इसकी इटियोलॉजी में रोल प्ले करती है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ों का वाफर इस्तेमाल ये भी ओबेसिटी करता है और इसकी वजह से फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्ट्रेस का इसमें रोल है। स्ट्रेस बढ़ते हुए काम के साथ वर्कलोड है, हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस है जिसकी वजह से फिर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो फिर शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के होने में। तो अब इसकी अलामतें क्या हैं? सिम्टम्स के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं, मरीज़ को भूख ज़्यादा लगने को शुरू हो जाती है, रूटीन से ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगती है, उसको रात को बार बार छोटा पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, उसका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। इंस्पाइट के उसकी भूख बढ़ती है, वो ज़्यादा खुराक खा रहा है लेकिन उसका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी अलामतें हैं। इसके अलावा पेशेंट को कोई हमारे पास आते हैं, रिपीटेड उनको स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं या कोई ज़ख़म होता है वो हील नहीं होता। फीमेल्स हैं उनको जेनिटल इश्यूज़ होने लगते हैं, कुछ इन्फेक्शन, जेनिटल इन्फेक्शन होने लगते हैं। तब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ भी साथ है। तो ये कुछ अलामतें हैं और जिसके लिए जिनको मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। तो कोई भी 40 से ऊपर हो तो उसको लाजमी स्क्रीनिंग अपनी करवानी चाहिए और ख़ास तौर पे अगर वो ओवरवेट है या उनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो ऐसे लोगों को बार बार अपना जो है शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर नॉर्मल भी आता है तब भी हर 3 से 4 महीने के बाद अपना शुगर लेवल, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या जो ओवरवेट पेशेंट हों जिनमें रिस्क फैक्टर्स हों, उनको ज़रूर अपना शुगर टेस्ट हर 3 से 4 महीने बाद करवाते रहना चाहिए। और हेल्दी फूड लेना चाहिए जिसके अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वाइट मीट और रेड मीट का इस्तेमाल कम हो। बंद नहीं करने को नहीं कह रहा लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी हो, उसको डेली अपना शुमार बनाइए कि रोज़ाना कम अज़ कम आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉक करें, हफ्ते में 5 दफ़ा। तो ये अपनी सेहत का इस तरीके के साथ ख्याल रखें। और बाकी हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की हमारे पास ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं और हमारे पास इंसुलिन के ऑप्शन भी मौजूद है लेट स्टेज के अंदर जाके। तो ये डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन और उसके शुगर लेवल्स के ऊपर और पेशेंट की कंप्लाइंस के ऊपर कि वो क्या है और फिजिशियन क्या चूज़ करना चाह रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर कि उसको साथ कोई जिगर की बीमारी है या कोई गुर्दों की बीमारी तो नहीं है। तो ये फिजिशियन चॉइस होती है कि वो कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करता है। कॉम्प्लिकेशन के हवाले से कुछ बताता चलूँ कि अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो ये सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हर चीज़ को मुतासर कर देती है। इसकी CNS कॉम्प्लिकेशन में फालिज हो सकता है, इसकी आँखों की बिनाई जा सकती है, आँखों में सफ़ेद मोतिया उतर सकता है, काला मोतिया उतर सकता है, आँखों का पर्दा फट सकता है। दिल के अंदर ये एंजाइना कर सकती है, दिल का दौरा पेशेंट को कर सकता है जिसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं।
इसके अलावा पेट की बीमारियों में ये मैदे के मसाइल पैदा करती है, आंतों के मसाइल पैदा करती है। इसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइना भी कहते हैं। अगर क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोसिस हो, डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट जब खाता है तो उसके बाद उसको शदीद दर्द होती है आंतों के अंदर, पेट के अंदर, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा इम्पोटेंसी करती है, क्रॉनिक अनकंट्रोल डायबिटीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती है, लॉस ऑफ लिबिडो ख़त्म कर देती है। पाँव के अंदर मसाइल, इसके अंदर मरीज थोड़ा सा चलता है तो पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। पाँव के अंदर बाकी अल्सर बन जाते हैं, पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है, उसको चुभने की सलाहियत नहीं रहती, या पेट चुभता है तो उसको कोई दर्द महसूस नहीं होती, तो जिसकी वजह से पाँव पे ज़ख़म बनते हैं, वो हील नहीं हो पाते। तो ये सर के पाँव से लेकर रफली पाँव के नाखून तक हर चीज़ को मुतासर करती है, अगर कंट्रोल में ना रहे तो। अगर कंट्रोल रहे तो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वो फिर इंशाल्लाह बेहतर ही रहता है। तो एंड के ऊपर कैरी होम मैसेज ये है कि अपनी डाइट अच्छी रखें और रोज़ एक्सरसाइज करें, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर शुगर,